तो बिल्कुल नई ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, समझ लो। 18 जनवरी अपने आप में 2024 18 जनवरी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के इतिहास में क्रांतिकारी दिवस रहा है। 3 धमाके हुए हैं एक साथ विशालकाय। पहला तो हुआ कि साहब जी प्री 2023 की जो आंसर की थी वह आ गई। उसके बाद में शाम को आपका रिजल्ट दे दिया गया एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2023 का, वो भी अच्छे खासे कट ऑफ के साथ में 81 अनदर कैटेगरी। और तीसरा धमाका और रात में जाकर के हुआ, वो था सिलेबस को चेंज। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में फिर भी 2 ही टकराए थे, यहाँ बच्चों के दिमाग में 3 टकराए हैं एक साथ अपने आप में। और जो नया सिलेबस चेंज किया गया है या बदल करके दिया है, वो भी कुछ कम नहीं है, चाहे प्री का हो और चाहे मेंस का हो। वो अपने आप में एक बहुत जबरदस्त चीज है, क्रांतिकारी है। सिलेबस देखने में बड़ा लग रहा होगा, विशालकाय है और भयावह टाइप का लगने लगता है कई बार, है ना। परंतु जितना भयावह दिखता नहीं है उतना होता नहीं है, मुद्दे की विषय वस्तु तो ये है। ये नया सिलेबस जो मैंने भेजा है वो देखना, उसके हिसाब से चलना है। ऐसा ही प्री का है, ऐसा ही मेंस का है, पूरा का पूरा इस तरह से हाइलाइट्स पॉइंट्स बने हुए हैं, अलग अलग कलर्स में मैंने दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रीन वाला, इसका मतलब ये पहले ही तरह, येलो वाले हैं ये नए ऐड करे गए हैं, ठीक है। बाकी व्हाइट वाले ब्लैक वाले पहले से हैं, ग्रीन वाला बस इसमें इस यूनिट में, है ना, ये उसका मतलब है। कोई चीज हटाई दी गई, बोले स्पोर्ट्स एंड पुरस्कार हटाए गए हैं तो आपको अलग से वो चीज बताइए। इस वाले की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आपको आसानी जाएगी, वरना बाकी जो है आपके पास में आप उसी से खेलते रहो, उसमें लिखते रहो। तो पूरा का पूरा ये है 18 जनवरी अपने आप में विज्ञप्ति आई। मुख्य परीक्षा में विज्ञप्ति आपसे पूछी जाती है ना, विज्ञप्ति तैयार करो, वो चीजें हैं। सिलेबस में बदलाव जबरदस्त, क्या कैसा रहा है। एक तो वैसे ही पहला धमाका हो चुका था कई दिनों पहले, एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2024 60 पोस्टों के साथ में जिसकी शुरुआत हुई है, वो भी अपने आप में ऐसा है कि रिकॉर्ड है कि शायद इतने कम पोस्टें कभी आई हों, हाल फिलहाल में याद नहीं आ रहा है, ठीक। तो ये जो है ये 2024 से प्रभावशाली होगा, यानी जिनका 23 में क्वालिफाई हुआ है उनको नहीं है ये वाला सिलेबस। आधों का तो मन वहां पर खराब हो जाता है, बोले सर आप इसको अभी अलग तैयार करो, उसको फिर और तैयार करो। एक चीज ये होती है, ठीक है। 2024 से लागू होगा, यानी जो आप 28 अप्रैल को एग्जाम देने वाले हैं उसके पश्चात में जो मुख्य परीक्षा होगी उस पर मेंस का सिलेबस लागू होगा। 28 अप्रैल को जो प्री होगा वो इस पैटर्न पर होगा, यानी 2024 वाली परीक्षा से ये लागू हो रहा है, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक। जो होगी भविष्य में होने वाली है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। मेंस 2023 जो कि 11 मार्च से है उस पर ये लागू नहीं होगा, ये चीज दी हुई है। राज्य सेवा परीक्षा 2024 से प्रभावशाली, पहली लाइन में लिखा हुआ है, ठीक। 3 चरण होंगे वो तो पता ही है, प्री मेंस इंटरव्यू करके है, ठीक। प्री में नंबरों को लेकर कोई बदलाव नहीं है, मुख्य परीक्षा में नंबर को लेकर के बदलाव है। पेपर थर्ड में नंबर को बढ़ाया गया, सिलेबस के ना केवल टॉपिक ऐड किए गए हैं जोड़े गए हैं बल्कि नंबर भी बढ़ाए गए हैं। जैसे कि पेपर 4 के नंबर बढ़ाकर 300 कर दिए गए हैं अब आपके, ठीक। उसमें सेक्शन नहीं थे, केवल ए सेक्शन या एक ही सेक्शन हुआ करता था, छोटा पेपर हुआ करता, अब उसको बढ़ा करके बड़ा कर दिया गया है। मुख्य परीक्षा में 3 मार्क्स को हटा दिया गया, 2 मार्क्स कर दिए गए, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न तो कुछ चेंज हुए हैं, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले प्री की बात कर लेते हैं, एक एक करके देखें। प्री का पैटर्न वही रहेगा, 2-2 अंकों के प्रश्न होने वाले, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन डिलीट किए जाएंगे, लोपित किए जाएंगे साहब जी, तो फिर नंबर मिल जाएंगे, वाली बात है, ये स्वरूप है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, तो कुछ बिंदु दिए हैं आपके लिए यहाँ से, हालांकि है तो विज्ञप्ति पूरी अति महत्वपूर्ण आपके लिए काम की, यहाँ से आपको थोड़ी सा बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत है, थोड़ी सा गौर करने की जरूरत है, मैं ये कहना चाहूंगा। यूनिट नंबर 1 आगे पीछे कर दीजिए। पहली बात तो यूनिट जो 1 नंबर पे थी वो 2 नंबर पे आगे, 2 नंबर वाली 1 पे आगे, इस टाइप से करके किया गया है, ठीक है। सबसे पहले भारत का इतिहास करके दिया गया है, भारत का इतिहास, ठीक। यदि 2023 का सिलेबस 20 के साथ मैच करके देखेंगे तो आप इस चीज को समझ जाएंगे। यहाँ पर ये पॉइंट ऐड किया, येलो कलर का मतलब ये पॉइंट ऐड किया गया है, ठीक। 2023 वाले से मैच कर लीजिएगा या देख लीजिएगा। संकल्पना एवं विचार ये पहले नहीं थे, ये आ गए हैं। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष,
वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षडदर्शन, स्मृतियां, ऋत, सभा, समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, रण, संस्कार, पंच महायज्ञ, यज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व, तीर्थंकर। अपने आप में यूनिट है, एक पॉइंट में जो दिया गया है आपको, बहुत कुछ है उसमें। ठीक है, तो ये नया भारत है, और ये नया भारत अब आपको सिलेबस में बहुत नए तरीके से, नहीं अलग ही तरीके से दिख रहा है आपको। क्लियर है? तो क्या है, क्यों है, कैसे किया जा रहा है, ये चीज समझ में आ रही होगी, और क्यों किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल ही ऐड है, ये आपको यहां पर भी काम आएगा, और सेम यही चीज आपको जो मुख्य परीक्षा वहां पर भी है, उसी से मिलता जुलता। हालांकि कोई बहुत नई चीज नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं सारी बातों का सार पहले स्पष्ट कर दूं। मेरा सारी बातों का सार ये है कि आपको सिलेबस देख करके बहुत बड़ा लग रहा होगा, मुझे नहीं लग रहा है, मुझे बहुत टफ नहीं लग रहा है वो, मुझे कोई बहुत बड़ा नहीं लग रहा है, कोई बहुत नई चीज नहीं लग रही है, अलग से शब्दों में दे दी गई है, बाकी वो चीजें पहले से ही पूछी जाती रही हैं। ऐसा कुछ नहीं कि पहले बिल्कुल नहीं आता था, केवल उसको शाब्दिक तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है। तो ये चीज आप लोगों के लिए बेहतर है, मैं इस एंगल पर उसको देख रहा हूं, मेरा सारी बातों का सार यही है। एडवांस में मैं आपको बता दूं, मुझे कहीं से भी ये सिलेबस टफ नहीं लग रहा है, कहीं से भी बड़ा नहीं लग रहा है। पहले भी यही चीजें पूछी जाती थी, क्या सभा, समिति, विदत इत्यादि आपसे नहीं पूछेंगे पूर्व में, प्रीलिम्स परीक्षा इत्यादि वगैरह में? बोले साहब जी, सभा, समिति, विदत में सबसे पुरानी संस्था कौन सी होती थी? क्या आपसे स्मृतियों के बारे में नहीं पूछा गया है कि कौन सी स्मृतियों में क्या दिया गया है साहब जी? गुप्त काल के बारे में कौन सी पुराणों से जानकारी मिलती है, किस वेद में क्या दिया गया है, किसमें कितने सूक्त है, किसमें कितने मंडल है? पहले भी आता रहा, ये तो प्रीलिम्स में आता रहा। उसको और स्पेसिफाइड कर दिया, डिफाइन कर दिया, तो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, उतना बड़ा है नहीं, वो पूर्व में वही आता रहा है। कुछ चीजों को आपके लिए क्लैरिफाई कर दिया, पहले स्पष्ट था, आएगा कि नहीं आएगा, अब तो कि जरूर आएगा उसी में से। और ये बहुत अच्छा किया, जो जो सिलेबस में दिया वही वही तैयार करो, सबसे पहला काम इन पॉइंट्स को चुन चुन के तैयार करो। हम लोगों की थोड़ी सी मेहनत बढ़ गई कि अब नए नोट्स बना करके आपको देने पड़ेंगे, चाहे प्री के हो चाहे मेंस के हो, पर आप लोगों की सुविधा है कि हाँ, इन सेक्शंस को तैयार करो, तो ये पूर्व में भी आते रहे। क्या बोधिसत्व नहीं आते रहे, बोधिसत्व की अवधारणा, या तीर्थंकर नहीं आते रहे क्या आपसे नहीं पूछा साहब जी कि किस शाखा से संबंधित है यह धर्म ग्रंथ है? बिल्कुल पूछा गया है। ठीक, पंच महायज्ञ की अवधारणा नहीं पूछी गई क्या? भूत यज्ञ क्या होता है, कई बार पूछा गया, प्री में आया, मेंस में आया है। बोले भूत यज्ञ किसके लिए किया जाता था, कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं की अवधारणा बिल्कुल पूछा गया है। इंटरव्यूज में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, तो आपके लिए और अच्छा है कि आपको बता दिया प्री में हम क्या पूछेंगे, मेंस में भी हम यही पूछे, और इंटरव्यू में भी जो क्वेश्चन होने वाला है बोले हम यही पूछेंगे, लगभग लगभग इसके सराउंडिंग में। आपकी तो और अच्छी तैयारी करवा दी गई है। तो ये भयावह नहीं है, खतरनाक नहीं है, डेंजरस नहीं है, ब्यूटीफुल है। ठीक, जिनको सफलता प्राप्त करनी है वो चीजों को कभी भी सकारात्मक तौर पर देखते हैं, उसमें ये नहीं ढूंढेंगे कि खामियां क्या है, उसमें ये ढूंढेंगे कि ये जो चीजें हैं इनको अच्छे स्वरूप में कैसे बदला जाए। आपदा के रूप में नहीं देखेंगे उसको, आपदा को अवसर के रूप में बदलेंगे साहब। कभी भी इसी एंगल पर चश्मा लगाना, समस्या के रूप में नहीं देखना, समाधान के रूप में देखना, वही लोग सफलता की मिसालें कायम करते हैं। आलोचक होना अच्छा नहीं है, कंपैरेटिवली बेहतर यह है कि जो दिया गया है उसको अच्छे से प्रस्तुतिकरण किया जाए। समस्याओं में उलझे रहना अच्छा नहीं है, उनसे जूझते हुए उसका समाधान निकालना, और अपने लिए दुनिया के लिए बेहतरतम कुछ करना, कभी भी एंगल ये होना चाहिए। मेरा पूरा बताने का आशय यहाँ पर यही है कि उसको देखकर जो बहुत सारे लोग टेंशन में आ गए, कोई जरूरत नहीं है, आसान है, अच्छा हुआ आपके लिए। और जब भी सिलेबस बड़ा होगा, लेंदी होगा, पेपर कठिन होगा, मेहनती विद्यार्थियों को उससे सदैव लाभ मिलेगा, याद रखना। जब भी पेपर हलवा पूड़ी होगा, कितनी ही मेहनत करके चले जाओगे आपका नुकसान होगा। रीजन, किसी का एक तुक्का सही हो गया, आपका एक तुक्का गलत हो गया, बाय लक बाय चांस हो गया, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन से आप बाहर हो गए। वो ऐसे ऐसे लोग एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन के कारण अंदर हो गए, जिनके कभी सपना ही नहीं था कि हाँ हमें मेंस लिखना है, तैयारी भी नहीं करी उन्होंने, कभी सोचा भी, वो तो आ गए औपचारिकता, चलो दे तो आए। ऐसा हो जाता है। वो किन पेपरों में होता है, जब पेपर और सिलेबस बहुत ही लोअर दर्जे का है, जब भी कठिन है सिलेबस, जब भी पेपर कठिन है, तो मेहनती विद्यार्थी को लाभ मिलता है, याद रखिएगा। अगर पेपर टफ आया है तो जिसने जितनी ज्यादा मेहनत करी उसके सफल होने की संभावना उतनी अधिक है, जितने जितने ज्यादा डेप्थ में पढ़ा है
उसकी सफलता की संभावना उतनी अधिक हो जाती है कि साहब ये मैं तैयार करके लाया था, बहुत मेहनत की थी साहब, मैं तो तैयार करके लाया था, लाई थी, पूछ दिया हलवा टाइप का पेपर। बोला अरे कोई मतलब नहीं निकला इतना ज्यादा पढ़ के आने का, तो आपकी मेहनत में तो पानी भर जाता ना। तो कभी भी अच्छा क्या है मेहनती विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि यही मेहनती विद्यार्थी ना केवल प्री निकालते हैं, मेंस और इंटरव्यू भी यही लोग क्वालिफाई करते हैं। प्री कोई निकाल ले जाए बात अलग है, लेकिन अगर लंबी रेस के घोड़े की बात करें तो ये वही विद्यार्थी होते हैं जो डेप्थ में तैयारी करते हैं, चीजों को आपदा के रूप में नहीं अवसर के रूप में देखते हैं, समस्याओं को असफलताओं को बुराइयों के रूप में नहीं, उन असफलताओं को चुनौतियों के रूप में देखते कि अच्छा हमको चैलेंज, फेल हो गए, अब एक काम करो 60 पोस्ट हैं, 60 में से एक पोस्ट है डीसी की, वही उठाएंगे अब तो। बोले 1000 पोस्ट रही, 1000 में से बोले घट करके कितनी हो गई आईएएस की? बोले सर जी 600 हो गई। बोले अब हम वो एक ही आईएएस की उठा के मानेंगे, अब तो उससे नीचे नहीं लेंगे कुछ भी, जाओ। कभी भी उस रूप में चैलेंज के रूप में देखते हैं। यही लोग केवल मिसाल कायम करते, बाकी आलोचक आलोचना करते रहते और उसमें अपने आत्मिक शांति की तलाश में रह जाते हैं। तो कभी भी आपको समस्या के तौर पर नहीं, समाधान के तौर पर देखना चाहिए, ऐसा मेरा व्यू है। आपदा के तौर पर नहीं, उस आपदा को कैसे अवसर में बदला जाए, सदैव इस एंगल पर देखना चाहिए। उसको बुराई के रूप में नहीं, बल्कि बुरे से बुरा भी जो हुआ है उसको भूल जाओ, उसको इस रूप में देखो कि जो था वो अच्छा था, जो है वो अच्छा है, और अब हम इससे भी अच्छा ही करेंगे। इस एंगल पर देखा करो, समझे? तो कभी भी लॉजिकल वे में देखो, नहीं तो ये समझ जाओ सर तो आध्यात्मिक बातें करने लगे, शर्ट का कलर ही बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तार्किक बात है ये, समझिए इस बात को, रंगों से नहीं शब्दों से उन चीजों की पहचान होती है वास्तविक तौर पर। आगे बढ़ जाते हैं। तो जो इनमें चीजें दी हैं उसमें सारी बातों का सार क्या है, इसी रूप में अपन देखने का उसको प्रयास करेंगे। उसको एक पॉजिटिवली, उसको एक अवसर के रूप में, या फिर बैठ के अपन रोएं आवहु मिलके रोवहु भारत भाई, हा 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 ये भारत दुर्दशा देखी ना जाई, ऐसा कुछ करें नहीं, उसको एक पॉजिटिवली देखेंगे, नेगेटिवली नहीं देखेंगे, उनमें डिप्रेस हुए जा रहे हो, ऐसा थोड़ी देखेंगे। आपदा नहीं है, क्या है ये? अवसर है ये। सबसे पहला तो माइंड सेट ये बना लो। बिगिनिंग में क्यों बताया? ताकि आप अगर चश्मा दूसरे रंग का लगाए हो, नकारात्मक रंग का, तो पहले ही बदल लो उसको सकारात्मक रंग का कर लो, इसलिए बता रहा हूँ। सिलेबस तो अपन डिफाइन कर ही लेंगे, समझ ही लेंगे, पढ़ ही लेंगे, रट ही लेंगे, निपटा ही देंगे, वो तो कोई बात ही नहीं है। इससे भी बड़ा सिलेबस दिया गया होता 10 गुना बड़ा, तो भी अपन निपटा ले, तो कोई बात ही नहीं है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जो निपटाएगा उसको तबीयत से तरीके से तैयार करेगा, वही उठा के ले जाएगा। यही है कॉम्पिटेटिव एग्जाम। आपको अपनी योग्यता हजार और लाखों के बीच में साबित करनी होगी, साबित होगी नहीं, करनी होगी, तब जाके आप उसको सिलेक्शन को उठाओगे। मिलेगा नहीं, उठाना पड़ेगा। मिलेगा तो केवल और केवल ईश्वर, माता पिता, गुरुजनों के आशीर्वाद से, बाय लक बाय चांस। लेकिन उसके पहले आपको पूरी मेहनत देनी पड़ेगी, पूरी शिद्दत, पूरी योग्यता, पूरी बौद्धिकता का प्रदर्शन देना पड़ेगा उसको उठाने के लिए, समझिए। तो मिलेगा ऐसे नहीं है, लेना पड़ेगा आपको ऐसे। पहले ही अपना व्यू एडवांस में क्लियर कर लो, इसलिए मैंने कहा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र दिया है, जीएस वाला दिया है। जिनको स्टेट सर्विसेज फोकस करना है उनके लिए स्कोरिंग होना जरूरी है, जिनको स्टेट सर्विसेज के साथ साथ फॉरेस्ट सर्विसेज देना उनके लिए दोनों स्कोरिंग जरूरी है। उन नियमों में बदलाव नहीं है, ठीक है। 60 पोस्ट है एमपीपीएससी प्री में, इस बार एडवांस में जान लो 90 प्लस कट ऑफ जाएगा अगर इतने पर रिजल्ट आएगा, 90 प्लस। अरे जो जाना है उस पर पहले ही बात कर लो भाई, 90 कहा नहीं, कहा मैं 90 प्लस कहा, 90 जाएगा ये नहीं कहा। हो सकता है 91 चले जाए, 92 चले, 93 चले, 95 चला जाए, 60 ही पोस्ट है भाई। ये कहा मैंने, पहले ही उसकी थाह ले लो और अब वैसा अथक प्रयास करो, ठीक। तो टास्क आपके सामने, और भागना है जिनको तो पहले ही भाग जाओ, पहले ही भाग जाओ। अपने साथ में चीजों को लेके चलना, भीड़ को लेके चलना खुद के साथ में धोखा है, जो एंड टाइम पे भाग जाए। इससे अच्छा भैया अपन अकेले दो अकेले सही, जो लास्ट तक टिके उनको साथ में लेकर के चलो कभी, ठीक है। खुद की शक्तियां, खुद के मूल्य जो लास्ट तक टिक जाए, पहले ही एडवांस में क्लियर कर लो।
कि मेरी बुद्धि, मेरे विवेक, मेरे साहस, मेरी चेतना, मेरी अंतरात्मा, ऐसा तो नहीं कि लास्ट मिनट में मुसीबत है कि भाग जाओगे। यदि है तो पहले ही किनारा कर लो, उस दिशा ही मत जाओ। तो यदि उस दिशा में बढ़ना है तो कमर कस लो। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। प्री 2024 के लिए भी कस लो, कंप्लीट 2024 के लिए कस लो, 2025 के लिए कस लो, तब तक के लिए कस लो जब तक सफलता ना मिल जाए, और तब तक संघर्ष करना जब तक सफलता ना मिल जाए। इस एंगल पर कस लो अपनी कमर साहब। ठीक है, जो लोग इन विचारधाराओं पर होते हैं सिलेक्शन वही उठाते जाना। इन लोगों की विचारधारा में रत्ती भर भी कंफ्यूजन नहीं होता, रत्ती भर भी ना नुकुर नहीं होता, अरे यार आप कैसे करेंगे यार, ये सिलेबस ये है वो। तो जो कैसे करेंगे वाले हैं वो हमेशा इसी एंगल पर रहते हैं, यार पता नहीं कैसे करेंगे यार, कैसे करेंगे, जबकि इनको मालूम है कि कैसे भी हम तो करेंगे, कोई डाउट नहीं है। ये लोग सफलता की ओर आगे बढ़ जाते हैं। समझ लो, सोच का बहुत बड़ा खेल है ना। आगे बढ़ेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र दिया आपको, भारत का इतिहास दिया, संकल्पना विचार, नया भारत है आपने कहा, आपने जाना, आपने समझा, ठीक है। तो ये चीज है, बाकी ये पुराना ही है। प्राचीन मध्यकालीन भारतीय समाज, भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, ठीक है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव, पहले भी आता रहा भाई, ठीक है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में ज्यादा आता है, इस बार ये कर दिए, बोले भारत के संदर्भ में पूछेंगे। एक पॉइंट और बता दूं, जब जब सिलेबस बदलता है, कुछ लोग उसको देखते बोले सर इतना बड़ा सिलेबस फिर नया कर दिया, फिर से नए सिरे से मेहनत, उसको एक बुराई के रूप में, मुसीबत के रूप में देखते हैं। आपको एक बात क्लियर कर दूं मैं, जब जब सिलेबस बदलता है वो श्रेष्ठतम अवसर होता है। रीजन, पुराने जो खिलाड़ी होते हैं बिल्कुल घाघ, जिन्होंने वर्षों से रट के रखे एक एक पॉइंट, मतलब बिल्कुल एनसाइक्लोपीडिया समझ जाओ, विकीपीडिया, उनसे डील कर पाना, नए विद्यार्थियों की कभी मेहनत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनसे डील कर पाना, मेहनत करके कोई कितना ही कर लें, तुम 4 महीने मेहनत करो, 28 अप्रैल को तुम्हारा पेपर, बहुत खिसकेगा थोड़ी बहुत, 5 साल 10 साल से चला ही आ रहा है ना वो तो, तुम्हारे 4 महीने और उसके 10 साल, समझो बात को। इसमें कभी भी उनको थोड़ी सा डिसएडवांटेज होता है और नए वालों को क्या होता, फायदा होता है। बोले साहब इक्विवेलेंट लगभग आके खड़े हुए, थोड़ी बहुत फायदा उनको मिलता ही रहेगा, उसके बावजूद भी कितनी सिलेबस बदलो, कुछ मामलों में तो मिलता ही रहेगा, पर फिर भी जो नए रहते हैं उनको एडवांटेज मिलता है। और ये हिडन पॉलिसी ही याद रखना, हर स्टेट सर्विसेज की और सेंट्रल यानी यूपीएससी की भी, कि वो कभी भी यंगस्टर्स को चुनना चाहते हैं, कभी इस बात को क्लैरिफाई नहीं करते। परंतु ये चीज क्लियर बात है, ध्यान रखना। आपकी उम्र ज्यादा है तो उसको नेगेटिवली मत ले लेना। यंगस्टर्स का मतलब एक होता है कि हाँ उम्र, दूसरा होता है साहब जी कि वो उत्साह। 40 की उम्र में भी उत्साह है तो आप यंगस्टर्स हैं। समझ में आ रही बात? नहीं तो बोले 35-40 की एज में आते आते दिमाग की प्रोग्रामिंग जो वो फिक्स हो गई, बोले दुनिया में क्या क्यों कैसा सब क्लियर है हमको, अब कोई बदलाव की संभावना नहीं है। बोले नहीं तुमको नहीं चलेंगे, तुम परंपरावादी रूढ़िवादी, उनको वृद्ध मान लेते हैं वो। बोले अब इनकी मनोवृत्ति का परिवर्तन संभव नहीं, इतना आसान नहीं है, तो जिसके में आसान है हम तो उसको चुनेंगे। तो ये भी एक एस्पेक्ट होता है। तो आपके लिए दोनों मामलों में होता है सिलेबस बदलना, खासकर नए यंगस्टर जिनने आज तक एक भी बार प्री नहीं निकाला है उनके लिए तो और अच्छा है। बिगिनर्स हैं, इक्का दुक्का बार दिया है, अच्छा है, ठीक है। उस रूप में देखना कभी भी इन चीजों को। तो वो जो पुराने खिलाड़ी हैं उनके मामले में आपको थोड़ी सी एडवांटेज मिलना यहाँ चालू हो जाता है, क्योंकि अब जो बिगिनिंग लाइन है लगभग आप उसके इक्विवेलेंट आके खड़े हो जाते हैं। चीजों को पॉजिटिवली देखो, पॉजिटिवली देखने के लिए भी आपके पास में 10 तर्क हैं, नहीं तो नेगेटिवली देखने के लिए तो बिना तर्क ढूंढे 100 को तर्क है। वो आपको सिवाय डिप्रेशन, परेशानी, हीनता बोध, आत्मग्लानि के अलावा कुछ नहीं देंगे। सकारात्मक रूप से देखिए, साहसपूर्ण रूप से देखिएगा चीजों को। और जहां मैक्सिमम लोग डर रहे हैं तो ये और भी अच्छी बात है, आप मत डरना, आप आराम से निकाल लोगे, क्योंकि वो तो पैसे ही हथियार डाल चुके हैं भाई, सरेंडर कर चुके हैं।
इन एंगलों पर देखना, ऐसा मेरा सोचना है। मैंने सदैव यही किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, संकल्पना एवं विचार हो गया। भारतीय सांस्कृतिक विरासत, कला प्रारूप पहले ही आता था। अब थोड़ी सा इंडिया के संदर्भ में क्या आ जाएगा, बहुत सीधा, पहले बता दूं क्या आएगा। बोले साहब जी कला के प्रारूप पूछ दिए जाएंगे, बोले पर्व पूछेंगे, बोले बिहू कहाँ का पर्व होता है, पोंगल कहाँ का है, इस टाइप से आएंगे। तो पहले नहीं आते थे क्या, पोंगल पहले भी आता था। केरल का प्रमुख पर्व कौन सा है, पहले भी आता रहा। बोले नरोजा उत्सव कब क्या मनाते हो, पहले भी आए हैं सब क्वेश्चन, पीएससी के आए क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, पूर्व में आते रहे। पहले वो केवल और केवल मध्य प्रदेश ज्यादा फोकस हो जा रहा था, तो इसलिए मध्य प्रदेश बहुत डेप्थ में आ रहा था, उसके एक लेवल को, थीम को पकड़ बैठे थे लगभग 2-3 साल में। अब वो कह रहे हैं इंडिया में ही पूछेंगे। जब भी सिलेबस चेंज होता है उसका एक और एडवांटेज, फर्स्ट पेपर कभी भी आसान आता है, फर्स्ट और सेकंड पेपर। 2014 में पेपर चेंज हुआ, सिलेबस चेंज हुआ, आप प्री का पेपर देख लो और मेंस का पेपर देख लो, कंपैरेटिवली आसान थे, उथला उथला पूछा गया। जैसे जैसे पुराना हुआ 2014 के बाद से 17, 18 आते आते 19 आते हैं, तो बोले पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। यानी जिनने 14, 15, 16 भी क्वालिफाई कर लिया, प्री हो चाहे मेंस हो चाहे सिलेक्शन ले लिया हो, वो कह रहे कि हमको 18, 19 का पेपर टफ लग रहा, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। बिगिनिंग का पेपर बाद में, ये 2020 में चेंज आया। 2020 का पेपर आप देखो, मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा का तो बिल्कुल ही अलग था, हालांकि वो बहुत ही टफ था, सुपर टफ था वो, उस पर भी बात कर लेंगे अभी, क्योंकि आजकल कुछ टफ नहीं रह गया है, लगेगा टफ, पर जो कट ऑफ जाएगा 81 अनरिजर्व, फिर क्या करोगे। ठीक है, तो अब तो वो तो कोई बात ही नहीं रह गई है, समझ लो माहौल को। मुख्य परीक्षा के संदर्भ में यदि हम बात करें विशेषकर, तो जब नया आया था 2020 का पेपर का लेवल इतना ही था, 21 वाला थोड़ी तो और बढ़ा, 22 वाला और आगे ले गया, टफ रहे पेपर, ऐसे ऐसे सेक्शन क्वेश्चन पूछे, पेपर 1 छूट गया। बोले हिस्ट्री नहीं बना, बोले क्या नहीं बना, बोले सर पेपर 1 एमपीपीएससी मेंस 2022 का हिस्ट्री नहीं बन रहा, बोले ज्योग्राफी में ये कहीं सर संभाल लिया, ऐसी हालात है। पेपर 5 जिसको हिंदी बोलते हैं अपन, बोले वो तो आसान लग रहा था, हम बता रहे वो पेपर टफ, क्योंकि हमें मालूम है तुम गलत लिख के आए होगे, क्योंकि तुम जिसको सही मानते हो और जिनको तुमने गाइडो पढ़ के आए हो, तुमने वही लिख के आए होगे, और उसने चुन चुन के वो चीजें पूछी हैं जो कि गाइडो तक में गलत दी है, अपर्याप्त दी है। वैसा तुमने लिखा और मैं तुरंत पकड़ा, 3 मार्क्स उठा के तुमको 2 नंबर देगा, 1 नंबर देगा, काट देगा। अब क्या करोगे, डाइवर्सिफाइड किया पेपर को, डेप्थ बढ़ा देता कभी। जब भी नया सिलेबस होता है तो शुरुआत के साल 2 साल वो पेपर इजी होता है, मॉडरेट लेवल पे होता है, जैसे जैसे समय गुजरता है वो उसका लेवल बढ़ता चला जाता है। आप आईएएस के 1990-95 के दौर के पेपर उठाकर देखिए, और अभी के पेपर आप उठा के देखिए, प्रीलिम्स परीक्षा वगैरह के, मेंस के निबंध उठाकर देखिए उस जमाने के और अभी के देखिए, आपको यार तो कभी भी क्या उसके वो डेप्थ को बढ़ाते चले जाते हैं। ये आपके लिए आपदा नहीं, अवसर है, अच्छा है आपके लिए। सारे सिलेबस को पढ़ लेना, उथले उथले तौर पे पढ़ लेना, ये है उसका सार, की पॉइंट। सारा सिलेबस पढ़ना और भले ही उथला उथला पढ़ लेना, पर सारा पढ़ लेना, आपका प्री मेंस इंटरव्यू तीनों निकल जाएगा। एडवांस में जान लो आप, बात आपदा नहीं है, ये अवसर है, जो पहचान ले उस अवसर को, पर उसको पहचानने का कॉमन सेंस इतना कॉमन नहीं होता, कुछ कम लोगों में ही होता है। आपको एंगल दे रहा हूं मैं सोचने समझने के लिए, आप उसको अपने तरीके से देखें। ठीक है, नेक्स्ट, बाकी ये कॉमन 19वीं शताब्दी हमारी धर्म सुधार आंदोलन, ये पूर्व में पहले भी आता है, शाब्दिक रूप से बस ऐड किए गए हैं चीजें। ठीक है, स्वतंत्रता पश्चात भारत का एकीकरण, ठीक है। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य करके दिया है आपको, सारी चीजें कॉमन है, सिर्फ ये बदला है, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल, इसको ऐड कर दिया है। पहले नहीं आते थे क्या, खजुराहो कब शामिल किया, सांची कब शामिल किया, नहीं आता था, भीमबेटका को कब शामिल किया, नया वाले कौन से क्या शामिल किए, पहले भी आते रहे वो तो। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज डे कब है, ये वाला वर्ष किसके द्वारा घोषित किया गया है, पहले भी आता रहा था। यूनेस्को द्वारा कौन सा वर्ष घोषित किया गया है, यूनेस्को मुख्यालय कहाँ पर है, पहले भी आता रहा। तो विश्व विरासत धरोहर स्थल बोल रहा है ना, तो एमपी के तो पहले भी आते रहे, आपको डिफाइन कर दिया,
उसमें नया क्या हो गया? आप तो पहले भी पढ़ के जाते थे, है ना? पिछले वाले सिलेबस से ज्यादा बेहतर सिलेबस है ये, प्री का भी और मेंस का भी, मेरा मानना है। वो बड़ा इम्बैलेंस टाइप का था, शुरुआत के 3 पेपर बहुत टफ पड़ते थे। अब बोले साहब जी भाई थिंकर्स उसमें बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं, उसमें गहन चिंतन मनन में जबरदस्ती उसमें इतना बड़ा सेक्शन, बड़ी बोरियत महसूस होती है बार बार वही चीज पढ़ने। कुछ नया आया आपके सामने, कुछ नया करने के लिए, क्रिएटिव करने के लिए आया आपके सामने, अच्छा किया है सिलेबस में बदलाव करके। भारत का भूगोल देख लो, भारत का भूगोल में जलवायु घटना है, अल्नीनो लानीनो, दक्षिणी दोलन इत्यादि वगैरह, ये उन्होंने अलग से डिफाइन कर दिया। पहले भी इन पर क्वेश्चन आते रहे, अब ये है कि अब तो आएंगे ही आएंगे। पहले ये था कि बोले साहब जी 2-3 साल में एक आध बार क्वेश्चन आ गया, 5 साल में आ गया। अब ये है कि बोले साहब इसके एंगलों पर अंदर क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे आपसे, तो ये कह रहे हैं। क्लियर है आपको? वैसे ही वर्ष है ये 2024, है ना? अल्नीनो नालिनो वाला, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, ये बहुत इजी टॉपिक है क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है। एक बार समझ लिया, अच्छे से समझा दिया हमने, तो बना लोगे बहुत आराम से। ठीक है, और सही व्यक्ति ने बता दिया तो बहुत आराम से बनाओगे, कभी भी एडवांटेज मिलते हैं साहब। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बोले एल नीनो ला नीनो, बोले एल फॉर होता लॉस, बोले भारतीय मानसून को लॉस होगा किससे, बोले एल नीनो, खत्म। ला नीनो ला से होता लाभ, लाभ किससे होगा भारतीय मानसून, बोले ला नीनो। उसके अंदर की फिर अपन पूरी डेप्थ पढ़ लेंगे, इसको बच्चा बोलते हैं, इसको बच्ची बोलते हैं, पेरू जलधारा, फलाना ढिकाना, पूरा पूरा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट है, कौन सा हिस्सा पश्चिमी प्रशांत महासागर, कौन सा पूर्वी प्रशांत, सब समझा देंगे नालों पर ही। और इसको कंपैरेटिवली बेटर इस मामले में भी किया कि अब ये जो पीएससी के बच्चे यूपीएससी में पिछड़ जाते थे, क्योंकि उसमें अलग चीज पढ़नी, अलग ही लेवल पे पढ़ना है, इसमें अलग ही लेवल पे पढ़ना है, ला रहे साहब जी। जो वहां पूछा जाता है, बिना बताए पूछ लिया जाता है, वो यहाँ पर बता कर पूछेंगे, तो इसकी तैयारी में भी वो हेल्पफुल होगा और इसकी तैयारी, समझो इस बात को, आपके पास आगे बढ़ने के अवसर ज्यादा है। पहले होता सर वो यूपीएससी अलग ही टाइप का है सर, आईएएस अलग ही टाइप का, पीएससी अलग ही टाइप का है। उन्होंने कहा हम टाइप ही मिला देते हैं, लो बेटा पिरामिड की 2 धाराएं, अच्छा है आपके लिए, अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास में लाइफ आगे। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन परिणाम वगैरह, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन वनखनिज, पुराना है ये। प्रमुख फसलें पहले से थी। खाद्य सुरक्षा, दूसरी हरित क्रांति की रणनीतियां, ये कुछ चीजें ऐड करी हैं। ठीक है, खाद्य सुरक्षा पर क्या क्वेश्चन नहीं आता रहा? खाद्य सुरक्षा एक्ट ही आया था आपको अभी, उस अभी कौन से अधिनियम के तहत, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 वाला, वही तो आंसर था उसका, है ना? आते रहे हैं, अब उसको शाब्दिक रूप से डिफाइन कर दिया तो आपको दिख रहा क्या, बड़ा। ये साइकोलॉजिकल है ये, और कुछ नहीं है। जैसे आप लोग पतली सी किताब खरीदना पसंद कर, मोटी सी मतलब अरे यहाँ रख के पढ़नी पड़ेगी, साइकोलॉजिकली पहले ही हथियार डाल, यही नहीं देख रहे हो पतली सी किताब को मतलब इतने छोटे छोटे से फॉन्ट करके उन्होंने चिपका के दे दिया आपको, तो कम पेज में देख रही है। बोले नहीं सर, वो छू कर देख कर थोड़ी सा मॉरल आता है, तो ऐसा वाला अस्थाई मॉरल कॉन्फिडेंस जिनमें आ रहा और जा रहा, वो लंबी रेस के घोड़े नहीं है। तो यहाँ पर ये कहानी बहुत लंबी है। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो कि फर्स्ट ही अटेम्प्ट दें, फर्स्ट ही अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन हो जाए, और फर्स्ट ही अटेम्प्ट उनको वो पद मिल जाए जो वो सोच रहे थे। बिल्कुल गॉड गिफ्टेड, लता मंगेशकर, किशोर कुमार होते हैं वो लोग, तो भगवान ही ने दे दिया। लेकिन मैक्सिमम लोग वो नियम नहीं होते, वो अपवाद होते, याद रखना, एक्सेप्शंस होते हैं वो नियम नहीं है। नियम ये है कि यहाँ संघर्ष करना पड़ता है लंबा, तब जाकर मिलती है सफलता। कई बार बोले साहब जी प्री निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लिया, सेलेक्ट हो गया, पर मनचाहा नहीं मिला। अगली बार दिए, बोले प्री नहीं निकला, उसके अगली बार बोले प्री निकला पर मेंस निकला, अगली बार बोले फिर सिलेक्शन हुआ परंतु वो पद नहीं मिला, फिर अगली बार बोले प्री अटक गया। बार बार होता, उतार चढ़ाव यहाँ पर कुछ के साथ हो जाता होगा, एक बार 2 बार में मनचाहा, बोले साहब 19 में भी सेलेक्ट और 20 में भी सेलेक्ट और 21 में भी सेलेक्ट हो गए मनचाहे पद पर। बट ऐसा सबके साथ में नहीं होता, यहाँ लंबी रेस है। यदि आप कम फ्यूल लेकर के आए हो, अगर पहले ही आपकी स्थिति बड़ी चिंताजनक है, यहाँ तो टिकना पड़ेगा आपको, है ना? आगे बढ़ेंगे। भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, पहले भी था आपको आपदाएं वगैरह, उन्होंने डिफाइन कर दिया। चक्रवात पूछेंगे, और आपको मैं ये बता दूं,
एक और नया पॉइंट जान लो। आपको लग रहा है कि ये पेपर में सिलेबस 2024 से चेंज होगा, इस बात को जान लो 2023 का पेपर इसी सिलेबस पे आया था। 2023 में आपको बताया नहीं, पर आया इसी पैटर्न पे था, इवन प्री का भी और मेंस का भी। 22 का मेंस अब भी जो हुआ है वो इसी पैटर्न पे था, 23 का जो प्री हुआ है वो इसी पैटर्न पे था, इसी सिलेबस पर आया था। आपने गौर नहीं किया, चाहे चक्रवात वाली बात हो, चाहे आपदा वाली बात हो, चाहे खास सुरक्षा वाली बात हो, खास सुरक्षा अधिनियम हो, पेपर देते टाइम डर ही नहीं, सिलेबस देख लिया तो डर नहीं। गजब की बात है। तो वही हरिशंकर परसाई जी वाली बात हुई, भूत के पांव पीछे, है ना। समझो बात को, अस्थायी विश्वास नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि, यह आएगा। वितरण एवं घनत्व तो आएगा, क्या पहले नहीं आता है? कितने तगड़े क्वेश्चन आए थे अभी भी। बोले मध्य प्रदेश में आप तो साहब डेंसिटी वाइज बताओ, 4 जिले दिए, लाइन से असेंडिंग ऑर्डर जमा दो। ये 24 में चेंज करने का बोलो, 23 में कर चुके हैं। जिन अंगारों से आप समझ रहे हो आप गुजरेंगे, वो आपको गुजरवा चुके हैं, आपको पता नहीं चला, आंच नहीं लगी उस समय। बोले बच्चों को ऐसे किया जाता, बोला जाता, हाँ बेटा कुछ नहीं, गिर गए, चींटी मर गई, जाने दो, चींटी ढूंढ रहा बच्चा। क्लियर है, ऐसा किया गया है आपका, जबरदस्ती डरे जा रहे हैं। नेक्स्ट जाते हैं, ग्रामीण नगरीय प्रवास। ठीक, ये थोड़ी सा आप कह सकते हो, माइग्रेशन पर क्वेश्चन था अभी मेंस में 2022 में, चक्रवात पर क्वेश्चन था अभी 22 में, स्पेशल क्वेश्चन था। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उसकी परिस्थिति इत्यादि वगैरह की विशेषताओं को समझाइए। ग्रामीण नगरीय प्रवास, प्रवास पर निबंध तक था, पेपर थर्ड में भी प्रवास पर था, फोर्थ पर भी प्रवास पर था, पैसेज था प्रवास पर, और बोलिए आप मैच कर लीजिएगा। आपको लग रहा चेंज होगा, हो चुका है, आपको मालूम नहीं चला। ठीक, जब मालूम चला उसके बाद में डर रहे हैं। अगला है यूनिट नंबर 4, अभी भी 10 ही यूनिट है जैसी पिछली थी। ठीक है, अभी भी 10 ही यूनिट है, उनमें से अपन आ जाते हैं चौथे नंबर की यूनिट पर। मध्य प्रदेश का भूगोल दिया है, मैक्सिमम चीजें कॉमन है, बदला क्या है, प्रमुख फसलें। क्या 2022 में या 21 में आपसे नहीं पूछा था मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? ठीक है, पहले भी आता रहा साहब, फसलों के टाइप नहीं पूछे, उत्पादन क्षेत्र नहीं पूछा गया, बिल्कुल पूछा गया है, कौन सा कहां पर होता, कौन सा नंबर 1 पे रहा है, बिल्कुल पूछा गया। कपास उत्पादन का भी आपसे पूछा गया था, खरगोन लगाया होगा आपने, ऐसे कुछ था ना, कपास उत्पादन में इनमें से कौन सा जिला नंबर 1 रहा। प्री परीक्षा 2023 का बता रहा हूं। अपन भूल जाते हैं वो एक अलग बात है, पर भूलना नहीं चाहिए ना, जब ना एनालाइज करोगे, नहीं तो क्या सिलेबस देख देख के एनालाइज करके डरोगे क्या? चीजों को अलग एंगल पर देखिए, जो मैं बता रहा हूँ। जीतने वाले कुछ नया काम नहीं करते हैं, बल्कि वे हर काम को एक नए ढंग से करते हैं। अकॉर्डिंग टू मिस्टर शिव खेड़ा जी, यू कैन विन, जीत आपकी। याद आया, उस एंगल पर देखो। प्रमुख फसलें, जल संसाधन, सिंचाई, सिंचाई परियोजनाएं, पूर्व में भी आती रही है साथ, थोड़ी सा आधा आधा इधर उधर का ऐड करके अलग एक नई लाइन के साथ में जोड़ दिया। पारंपरिक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत आते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग आते रहे, पहले डिफाइन था मध्य प्रदेश के कृषि पर आधारित उद्योग, अब ये कर दिया बोले साहब पूरे उद्योग। पहले भी पूरे ही पूछे जाते रहे, बानमोर कहाँ है, एसीसी क्या है, काय के लिए है, पहला सीमेंट का कारखाना, पहला एल्केलाइट फैक्ट्री, बैंक नोट प्रेस, फलाना ठिकाना, पहले भी आते रहे साहब। तो कौन सी नई बात है, 2020 में भी आते रहे, उसके पहले भी आते रहे, 14 के भी पहले यही था सिलेबस। और अगर वो आपको सिलेबस में ना बताए, मान लो इतना बड़ा सिलेबस ना दे, बिना बताए आपसे पूछ लें, तो आप रोक लोगे क्या उनको? कुछ नहीं कर लोगे, एक आध क्वेश्चन पे तो हिला नहीं पाओगे आप। प्री में हिला दो तो मेंस में हिला देगा आपको, मेंस में हिला दो तो इंटरव्यू तो झंझना देगा आपको, बोले अच्छा तुम ही थे, आइए मिलिए। फिर तो आपको बिना बताए वो पूछ लें तो उस पर कोई रोक है क्या? नहीं है। कोई चीज का आंसर कुछ का कुछ मान लें, क्या कर लोगे? बोले सेकंड आंसर की दे रहे हैं, जो है आखिरी बात, कोर्ट जाओगे ज्यादा ज्यादा, और क्या कर लोगे? आपके साथ तो उन्होंने न्याय किया, पहले वो बिना बताए पूछ रहे थे, कह रहे बेटा हम ये पूछेंगे, जान लो एडवांस। ये आपके साथ तो अच्छा किया उन्होंने, न्याय किया आपके साथ में,
पहले भी वो पूछते थे और उन्होंने कहा कि बच्चों को और डिफाइन कर दो, और आपके सामने है, क्या पहले पूछे नहीं है क्या? क्वेश्चन तक मैंने गिनवाया, ठीक है। नगरीकरण, अभी क्वेश्चन इसी पर आया था, 2023 वाला क्वेश्चन था, वितरण और घनत्व पर था साहब जी। तो आपको लग रहा 24 से चेंज होगा, 23 में हमने पूछ दिया पेपर आपसे, करंट का झटका एक छोटा सा दे चुके हैं आपको, वो अभी आपको बाद में मालूम चला, अच्छा भूकंप आगे चला गया है। बोले अच्छा आया था, अच्छा हम कहाँ हिल रहे थे, बोले आज चुका है, गुजर चुका है वो एक बार सांकेतिक रूप से। ये बिल्कुल वैसी स्थिति हो। नेक्स्ट, कुछ भी खास नया नहीं है। यूनिट नंबर 5, भारत एवं मध्य प्रदेश संविधान व्यवस्था, ये तो बहुत ही अच्छा किया। पहले अलग अलग था, बोले मध्य प्रदेश की संविधान एक अलग पढ़ रहे हो, बोले ये अलग पढ़ रहे हो, भारत की मध्य प्रदेश की आधी राज्य व्यवस्था इधर पढ़ रहे हो, उधर पढ़ रहे हो, अर्थव्यवस्था अलग पढ़ रहे हो, अलग अलग टाइप का कर दिया डिफाइन। बोले साहब इकोनॉमी में ये सेक्शन, इसमें ये, इवन कई सेक्शन जो कि वहां पर इकोनॉमी में दिए गए तो उनको ठाकुर ने ज्योग्राफी में कर दिया है। आप इस बात को समझिए, प्योरली इकोनॉमी कर दी है आपको, आप मिला लेना। जो सेक्शन मेरे ख्याल से इकोनॉमी की यूनिट नंबर 6 थी, वो राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, ठीक है, वो वाले सेक्शन अलग किया उन्होंने। प्लस वहां पर जो टॉपिक दिए हुए थे उनमें से कई टॉपिक उठा के ज्योग्राफी वाले सेक्शन में दे दिए उन्होंने। मैच कर लीजिएगा आप पुराने वाले सिलेबस को रख करके, कहाँ दे दिए, ज्योग्राफी में कर दिया उन्होंने। अच्छी चीज है ये, और ये तो बहुत व्यवस्थित कर दिया। तो पहले बोले 5A 5B, और बोले 6 आते आते बोले अपन C, क्लियर किया आपको, अच्छी बात है ये तो, है ना। संविधान सभा, ये सेम है, पुराना लगभग लगभग, ये बस नया थोड़ा सा लग रहा है आपको, नया नहीं है। जो यूनिट नंबर 10 थी ऐसी थी, उस फाइल को उन्होंने किया कंप्रेस और एक लाइन में बना के आपको दे दिया। यूनिट नंबर 10 यहां पर छिपी हुई है, जितने भी संवैधानिक सांविधिक आयोग हैं वो आपके उन्होंने एक लाइन में दे दिए, यानी यूनिट नंबर 10 के जितने थे। अच्छा है, अच्छा अधिनियम पहले भी हटा चुके थे आपके, पहले 3 अधिनियम स्पेशली थे, वो तो पहले ही हटा दिए। आपको आयोग क्लियर किए गए थे, 16-17 आयोग यूनिट नंबर 10 में, उसका क्वेश्चन बड़ा बोझल हो जाता, फैक्चुअल हो जाता था, वो नुकसानदायक था आपके लिए। इसका मतलब ये था कि उसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। कुछ नहीं, बोले महिला आयोग कौन से नंबर की धारा में उनके कार्यभार दिए, बोले अब हो गया, उसके वेटेज को घटा दिया है। यानी कि जब यहां पर 10 क्वेश्चन आएंगे 5वें नंबर की यूनिट से, इनमें से एक आध क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन होगा, उसका मतलब ये वो क्वेश्चन सबसे टॉप क्लास जो आयोग सबसे ज्यादा बार गत वर्ष में आए सिर्फ उन्हीं से होगा। नहीं तो कई आयोगों को आप भी बड़ी औपचारिकता में केवल एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे पढ़ के जाते रहे, बोलो हाँ या ना, कैसे ना कैसे ढोके पहुंच जाते रहे, बोलो हाँ या ना। ठीक, 16-17 आयोग दिए थे, उनमें से 3-4-5 को ही आपने सीरियसली देखा, बहुत अच्छे से उसको कंठस्थ किया, उसके अधिनियम इत्यादि वगैरह पढ़े, और बाकी को अपन ने आज पढ़ा कल वहां पर बता दिया टाइप का था। उनके लिए बड़ा बोझिल था और बच्चों के लिए भी था, उसके बेटे को हटा दिया। उसमें मजबूरी हो जाती, सब में से कुछ ना कुछ पूछना ही पूछना है, लगभग लगभग बड़ी मजबूरी हो जाती थी। अब इसमें बोले साहब 10 क्वेश्चन नहीं पूछना, मैं 2 ही बस पूछना है, किस पर आएंगे, सिंपल सी चीज है। ये वो उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। 10th नंबर की यूनिट कंप्रेस करके यहां लगा दी गई है, पुराने वाले की 10th नंबर की यूनिट ये वही है, अलग अलग था मध्य प्रदेश का राज्य व्यवस्था, उसको उठा के एक साथ लगा दिया है, ठीक। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत नगरी निकाय था पहले भी, सुशासन अभिशासन व्यवस्था, ये अच्छा ऐड किया, ये बहुत ही अच्छा है। इवन एक और की पॉइंट बताऊं, आप में से मैक्सिमम लोग इस बात से सहमत होंगे कि जो प्री कम मेंस की तैयारी करते हैं सबसे पहले प्री उन्हीं का निकलता है, बोलो हाँ या ना, ऐसा ही है ना। ऐसा क्या पढ़ लेते हैं वो मेंस में, एग्जामिनर ने सिलेबस में बताया वो ऐसी ऐसी चीजें पढ़ लेते हैं मेंस में। क्या बताया एग्जामिनर ने आपको, बेटा वो ये चीजें जो मुख्य परीक्षा में पहले ही से पढ़ लेते हैं या पढ़े होते हैं, जिसका एडवांटेज उनको प्रारंभिक में मिल जाता है, वो हमने तुमको उठा के पहले ही दे दिए प्री में। कई सेक्शन ऐसे हैं,
जैसे आपने अभी चक्रवात वाला देखा, वो सेक्शन वो मेंस के लिए ज्यादा स्पेशली पढ़ाया जाता है, प्री के लिए नाम मात्र, कभी करंट वरेंट कुछ चर्चा में आया, हमने पहले प्री में क्लियर कर दी, बोलते तुम इसको तैयार कर देना, तो तुम ताकि दोनों इक्विवेलेंट हो जाओ, ओल्ड एंड न्यू, और चीजों को सही तरीके देखो तो ओल्ड को भी फायदा होगा और न्यू वाले को भी फायदा होगा। जिन्होंने तैयार कर लिया होगा उनको जरूर लगता है कि बोले साहब फिर परिवर्तन करो। मैक्सिमम लोग यथास्थितिवादी होते हैं, परिवर्तनवादी नहीं होते, क्योंकि परिवर्तन लाने में प्रयास करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। एक एंगल उनका वो होता है, लेकिन जो दौर है सदैव से परिवर्तनशीलों का रहा, परिवर्तनवादियों का रहा, तब जो कुछ है उससे बेहतर चाहिए, उससे अच्छा। तो ये बच्चों के लिए अच्छा किया उन्होंने, डिफाइन किया। इस पर क्वेश्चन आते हैं बहुत मुख्य परीक्षा पर, पहले भी था ये, मैंने कहा साहब ये प्री में पढ़ के आना। जितने भी इनिशिएटिव्स वगैरह जिसके क्वेश्चन नहीं बनते, ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल ही नहीं बना बच्चों से, क्यों नहीं बना? क्योंकि तुम समझे नहीं, वो सुशासन का टॉपिक था, तुम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समझ रहे थे। ये वही बात है कि कोई क्वेश्चन आपको लगता है पॉलिटी का भी है, ज्योग्राफी का भी है, हिस्ट्री का भी है, इकोनॉमी का भी है, कोई उसको पॉलिटी का बताएगा, कोई व्यक्ति उसी क्वेश्चन को ज्योग्राफी का बताएगा, कोई व्यक्ति उसी क्वेश्चन को कहेगा अरे ये तो इतिहास में दिया होगा। ऐसा ये होता है, आप समझ रहे हो कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म बस है, और सारी बातों को सारे उनने पूछा इसलिए क्योंकि वो सुशासन है। पहले काम चल जाए, वो सुशासन दिवस वगैरह रट्टा मार के पहुंच गए। ये मुख्य परीक्षा में सदैव से आता रहा, और इसको कैसे तैयार करना मैं बताऊंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपको डेली एक निबंध पढ़ना चाहिए, डेली बड़े से बड़ा निबंध भी हो, उसके खास पॉइंट आपको पढ़ लेना चाहिए 10 से 15 मिनट में। कैसे? एनी हाउ, मोटी मोटी बातें पढ़ लो बस, काम काम की, जो लगे आपको, जो आपको लगे, और अगले 15-20 मिनट में आपको लिखने का प्रयास कर लेना चाहिए। इससे मेंस नहीं तैयार होगा, मेंस प्लस इंटरव्यू प्लस प्री तीनों तैयार होते हैं, पता ही नहीं। छोटी सी बात बता रहा हूं, किन विषयों पर पढ़ना, मजा भी आएगा। बोले हाँ पॉलिटी पढ़ी हुई है, परिचित है अपन, एकदम से बिल्कुल गंभीर चिंतन में पहुंच गए, दार्शनिक नहीं बन गए अपन, रेंज में रहेगा। ऐसे कई तरीके होते हैं, मैंने तो आपको एक छोटा सा तरीका बताया, ऐसे तैयार किया था, रोजाना कर लो आप, अपने आप चिंतन शक्ति सही हो जाएगी, मेन सेंस अच्छा जाएगा आपका। नहीं तो बोले सर समझा ही नहीं आ रहा था, तो लिखा ही नहीं पा रहे थे, हमारा तो पेपर ही छूट गया सर, तो विचार ही नहीं आ रहे थे, पेपर टफ लग रहा था हमको, एनालिटिकल पेपर लग रहा था। फैक्चुअल लगेगा तो आसान लगेगा तुमको, एनालिटिकल होगा तो टफ लगेगा। एनालिटिकल क्यों टफ लग रहा है? क्योंकि ये नहीं करते जो मैंने कहा आपको, इतनी सी तो बात है साथी। जो ये करते हैं उनका मेंस भी निकलता है, उनका प्री भी आराम से निकलता है। विषय क्या है सबसे महत्वपूर्ण? बोले सुशासन, पर्यावरण, शिक्षा, अलग से डिफाइन किए। बोले साहब जी एनी भी पूछेंगे, अभी देखना आप, ठीक है। चलो प्री की ही बात कर रहे हैं अभी। भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मानव संसाधनों का विकास, ज्योग्राफी में पढ़ते रहे हो पहले भी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल। प्री और मेंस में जो बहुत बड़ा गैप हो जाता था, तो सर प्री में मतलब बहुत छोटा सा लगता था सिलेबस, मेंस का सिलेबस देखो तो बोलो सर डर जाते सर, कैसे तैयार होगा 2 महीने 3 महीने, पहले ही आज छोड़ दिए। उनने ऐसा बनाया कि बेटा ये चीजें तुमको मेंस में भी काम आएगी, तुम्हारा आधा सा मेंस प्री के दौरान तैयार करवा दिया उन्होंने, ऐसा सिलेबस बना के दिया है। आप सही तरीके से देखो, जो चीजें मैं बता रहा हूँ विचार करना, ये बुरा नहीं, ये बहुत अच्छा सिलेबस है। सहमत ही नहीं हो पा रहे, मुंह लटके हुए विचारों के, ठीक है। समय पर चीजें समझ में आती हैं। सतत विकास लक्ष्य मध्य प्रदेश की प्रगति, या पहले नहीं पूछा सतत विकास लक्ष्य वगैरह? या पहले डीजीपी नहीं पूछा, एसडीजी नहीं पूछा क्या आपसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? या पहले मिलेनियम गोल नहीं पूछा क्या? या पहले आपने नहीं लिखा क्या मुख्य परीक्षा में? बोले साहब जी शिक्षा वगैरह के बारे में कहाँ दिया हो, गरीबी पर कहाँ दिया हो, सबको आवास वाली बात कहाँ दी, पर्यावरण समानता इत्यादि पर कहाँ दिया? पढ़ा है आपने, मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ा होगा, मेंस के लिए स्पेशली पढ़ा होगा। यही वजह उनको एडवांटेज मिल जाता है प्री में भी, फट से निकाल लेते हैं वो प्री। एग्जामिनर ने कहा बेटा प्री कम मेंस की तैयारी ऐसे होती है, अब तुम्हारी बाय डिफॉल्ट होगी, पहले तुमको करना पड़ती थी,
तो तुम करते नहीं थे। पर्यावरण बचाओ, पौधे लगाओ, तुमको सिखाना पड़ता, तुम कुछ नहीं करते थे। जानो पर्यावरण को, तुम नहीं करते थे। अब उनने सिलेबस में ऐड कर दिया, अब तुम पढ़ के आओगे बेटा पर्यावरण कि किसका पिरामिड उल्टा होता, किसका सीधा होता, वरना वो तुम्ही को उल्टा कर देगा। ऐसा ही है ना। सबसे बेहतरीन तरीका, बोले पढ़ाओ समझाओ समझाओ नहीं, क्वेश्चन पूछ दो। या तो भाग जाएगा, फिर डटेगा तो कुछ बन जाएगा या जाएगी। ये वो तरीका है सिलेबस में बदलाव। अच्छा किया ये आपके लिए, ऐसा मेरा सोचना है। सतत विकास लक्ष्यों, ठीक है। कृषि उद्योग, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस अधिनियम 2006, कितनी क्या सीमा, 3 कैटेगरी में बांटा गया। सेवा और व्यापार जो था आपका, वस्तु सेवा, अलग अलग कैटेगराइजेशन को मिला के एक कर दिया। इतना नहीं पढ़ा आपने साथ, इसके लिए कौन सी क्या कमेटी वमेटी सब पढ़ा है आपने। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, पहले ही पढ़ रहे थे। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 12 मई 2020, सारी चीजें आप पढ़ रहे थे। अभी मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आया था आत्मनिर्भर भारत को लेकर के 2022 वाले में। 23 में आया था अभी कौन सा मिशन 2014 वाला आपका, मेक इन इंडिया। तो वहां तैयार होता है उनका, जब मुख्य परीक्षा में अलग से तैयार करना पड़ता है तो प्री में एडवांटेज मिल जाता है। जब जो केवल प्री प्री पढ़ रहे हैं, उनका प्री नहीं निकल रहा, साल 2 साल 3 साल से एग्जामिनर देख रहा है, वो समझ रहा है इस बात को। उनका इनका कल्याण कैसे, तो बोले इनका कल्याण होगा जब इनको पकड़ के जबरदस्ती करवाएंगे ना कि प्री और मेन से एक साथ तैयार करो, तभी होगा तुम्हारा कल्याण। इनको धक्का मार दो, हो जाएगा अभी हर हर गंगे वाला कार्यक्रम, सबसे बेहतर बना दिया उसने सिलेबस। लो साहब, ये वो चीजें हैं, है ना। बौद्धिक संपदा, ट्रिप्स और टेम्स वगैरह पहले ही रहे, पढ़ते रहे आप मुख्य परीक्षा में। बोले सर हम लोग नहीं पढ़ते थे, तो भाई तुम इसीलिए तो नहीं समझ रहे कि तुम्हारा फ्री क्यों नहीं निकलता। बोले सर ट्रिप्स क्या है, बोले ट्रिम्स क्या है, बोले सर नामा क्या है, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस वगैरह, बोले साहब दोहा सम्मेलन सम्मेलन विकासशील विकसित देश, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी, रेड बॉक्स सब्सिडी, क्या कहता है, वही तो है साहब जी उठा करके उन्होंने आपको पूछ दिया। पहले वो मेंस बस, उन्होंने कहा प्री और मेंस दोनों एक साथ अप्रोच लेके चलो, तो एक अच्छा समझ वाला विद्यार्थी तैयार होगा। इनमें आपको काम आने वाली अप्रोच आने वाली है, अच्छी स्टैंडर्ड का गाइडेंस, अच्छा मार्गदर्शक चाहिए, अच्छा टीचर चाहिए, अच्छी कोचिंग चाहिए अब इनके लिए, जो आपको एक एक कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट समझाए। ये नहीं कि चुटका टाइप का चालू हो गए यूट्यूब वाला, वो नहीं आएगा काम। तो साहब उसमें आपको डेप्थ, अच्छी गहराई, कॉन्सेप्चुअल अप्रोचेस वगैरह, एनालिटिकल एस्पेक्ट, ये नहीं कि कोई भी वैसा नहीं चलेगा। अब इससे कोचिंग का भी, एक अच्छे मार्गदर्शन का भी इंपॉर्टेंस बढ़ेगा डेफिनेटली, विद्यार्थियों का भी बढ़ेगा, क्योंकि अब उनको डेप्थ में तैयार करना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल चीजें समझनी पड़ेंगी, टेक्स्ट बुक्स पढ़नी पड़ेगी, ना केवल पढ़नी पड़ेगी फैक्ट के रूप में, बल्कि उनकी चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा। और वो कभी भी आसान होता है, सस्ता पड़ता है, उसकी लागत कम होती है, क्योंकि एक बार समय ऊर्जा लगा के समझ लोगे तो वो लाइफ टाइम याद रहेगा। फैक्ट में तो ये अपन ने अभी पढ़ा है, हो सकता है 15 दिन बाद अपन भूल जाएंगे। किसी फैक्चुअल चीज पर लिखने के लिए बोले या बोले नहीं लिख पा रहे, कॉन्सेप्चुअल चीज पर लिखने बोले तो वही लॉजिक लगा लगा के लिखते चले जाएंगे। वो मैथमेटिक्स की तरह होता है कि बेसिक नियम मूलभूत चीजें अपन को मालूम है, सॉल्व करते चले जाएंगे, पूरा पूरा पेज भर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। आसान होता है कभी कंपैरेटिवली, फैक्ट 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 फैक्ट। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या कट ऑफ ज्यादा होने की ये फैक्ट ही है। और उस टाइप का पेपर है, अच्छा टफ पेपर आए, कॉन्सेप्चुअल पेपर आए, टफ नहीं कॉन्सेप्चुअल पेपर आए, अच्छे लेवल का पेपर आए, जो मेहनती विद्यार्थी ने कभी उनको लाभ मिलेगा, उनकी मेहनत सार्थक होगी, वो सफल होगी। केवल फैक्चुअल होगा ना, बोले एक हमारा ये गलती से सर हम बी लगा रहे थे, सी लग गया, और हमारे ये 2 गलत हो गए सर, किसी का वो सही लग गया तुक्का, ठीक। इसका तो लेवल और बढ़ाना चाहिए, मैं तो कहता हूँ जैसे यूपीएससी का होता है, बोले तुक्का मार मार के परेशान करो बेटा, लगेगा नहीं सही आता। बोले नहीं सर यूट्यूब पे तो सिखाते हैं, बोले वो ऐसे ही सिखा रहे हैं इनको, क्या बोला जाए, है ना, आलोचना नहीं करना चाहते किसी, ऐसा होना चाहिए पेपर। तो सब इतने क्लोज ऑप्शन, तो इसमें क्या होगा, विद्यार्थी डेप्थ में तैयार करके जाएगा, और जो प्री डेप्थ में तैयार करके जाएगा उसका आधा सा मेंस पहले से तैयार है, मुख्य परीक्षा में भी वो अच्छा ही परफॉर्म करेगा डेफिनेटली, उसके बाद में इंटरव्यू है तो वहां अच्छा परफॉर्मेंस देगा।
जो रेगुलरिटी उसकी बनी हुई है उसको बैलेंस कर दिया, ये अच्छा है। पहले प्री में कम पढ़ना पड़ता था, मेंस में एकदम से महासागर है। अब बोले प्री में भी लगभग उस महासागर का कुछ हिस्सा है और मेंस उससे थोड़ी सा बड़ा हिस्सा, चीजें वही। उसके लिए फॉर्मेशन तैयार करने के लिए आपको प्री में उसने दे दिया है, आपके लिए प्रॉफिटेबल है, नुकसानदायक कहीं से भी नहीं है, समझो इन बातों को। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो इसमें ले देके अच्छे मार्गदर्शन का प्लस अच्छी जो बुक्स हैं, गुणवत्ता परक जो पुस्तकें हैं, उनका महत्व बढ़ेगा। जैसे कहा जाए ना, बोले कुछ पुस्तकें, कुछ शिक्षक केवल चखे जाने योग्य होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल खा लो, चबा लो और डाइजेस्ट कर लो के योग्य होते हैं। ऐसी चीजों का इंपॉर्टेंस पड़ेगा, समझिए बात। नेक्स्ट आपको दिया हुआ वहां पर एक सेक्शन अलग से, ये जो आपको कह रहे हैं भारतीय वित्तीय संस्थाएं रिजर्व बैंक, पहले भी रहा साहब जी, सेबी भी पहले भी था। क्या पूछा नहीं आपसे सेबी की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1990, प्री 2000 पूछा ना आपसे साहब जी, कौन सी क्या कमेटी वमेटी इत्यादि वगैरह, मुख्यालय वख्यालय लखनऊ वखनऊ, पूर्व में भी आते रहे भाई। अभी आपको केवल शाब्दिक रूप से दे दिया, उससे डर रहे हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, बौद्धिक संपदा अधिकार हो गया, आईपीआर वाली बात हो गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के हो गया, इतना चल रहा 7वां प्रकार के भारत का पेटेंट राइट एक्ट वगैरह, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इत्यादि वगैरह। भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन पद्धतियां, कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, ठीक, इनको कॉन्सेप्चुअली तैयार करना पड़ेगा। करवा रहे हैं, करवाया है आपको क्लास में, कितना डेप्थ नहीं बताया, कृषि समझाया, उद्योग बताया, इंटरनेशनल ट्रेड बताया, बैलेंस ऑफ पेमेंट बताया साहब जी, क्या होता है करेंसी लदान फदान से लेके सारी बात होता है, कॉल मनी क्या है, एक एक पॉइंट समझाया, हेल्पफुल होने वाला आप लोगों के लिए। ठीक है, वित्तीय संस्थाएं दिया है आपको, रिजर्व बैंक, अब इन पर और पहले भी क्वेश्चन आते रहे और डेप्थ में क्वेश्चन शायद बनेंगे, दर्शाने का प्रयास है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एजेंसीज वगैरह, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, आईएसओ पूर्व में आता रहा है, बोले कब का क्या अधिनियम है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है साहब, पूर्व में भी आता रहा है, यूपीएससी में, एमपीपीएससी में आया, मेंस में आया है। अब उन्होंने उठा के उस चीज को एक फैक्चुअल एस्पेक्ट में कह दिया था, फ्री में पूछेंगे, आपको हेल्पफुल होने वाला है, और इनका नई इकोनॉमी में, नए भारत में महत्व बढ़ता चला जा रहा है। बातों को समझिए आप। भारत की विदेश व्यापार की नीतियां पढ़ते ही नहीं रहे, नया है बिल्कुल ही। बोले साहब जी G20 सार्क तथा आसियान, अब भी अपन ने किया G20 सम्मेलन, कितना चर्चा का विषय रहा, सार्क आसियान इन सब पर पूछेंगे, खासकर किसको, विदेश व्यापार। डब्ल्यूटीओ नहीं फोकस किया, देखो आप, ठीक, डब्ल्यूटीओ में सिर्फ ये कि हाँ बौद्धिक संपदा अधिकार वगैरह वो वाले पॉइंट को लेकर आप इनडायरेक्टली देख सकते हो, पर अलग से वो चीज नहीं, कई चीजों को अलग किया गया है, कई चीजों को ऐड किया गया है। तो व्यापार नीतियां हो गई, विज्ञान पर्यावरण अलग अलग था, बोले साहब मिला के एक, वो भयावह दिक्कत है, बोले 7वें नंबर की यूनिट भी सर साइंस वाली है, उसमें एक सवाल अलग है, केमिस्ट्री वाला अलग, उन्होंने कहा साहब एक साथ कई चीजों को अलग कर दिया। ठीक, नया क्या है, बोले विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, यही आता रहा पहले भी, कुछ नया नहीं है, शाब्दिक रूप से दे दिया। पोषण आहार पोषक तत्व पहले भी था, कुपोषण नया ऐड कर दिया, पर क्या कुपोषण पे क्वेश्चन नहीं आया क्या? कई बार आया हुआ था। ठीक, वैज्ञानिक संस्थान उपलब्धियां, उपग्रह पर प्रौद्योगिकी, प्री में मेंस में हमेशा ही आता, फिफ्टी क्वेश्चन होता है इसका। ठीक है, भारत की उपलब्धियां क्या है, अलग से है क्वेश्चन, हमेशा से उस पर रहे साहब। ठीक, मानव शरीर की संरचना, हमेशा इस पर ही तो क्वेश्चन आता है, कब ब्लू बेबी सिंड्रोम हो रहा है, कब कौन सा बेबी हो रहा है, यही तो आता है ना क्वेश्चन। मानव शरीर संरचना, कौन सी सर्टेली कोशिकाएं हैं, यही तो क्वेश्चन रहा है। ठीक, हड्डियों का टूटना, हड्डियों का बनना, यही तो सब पूछा है ना आपसे, पहले भी आता है, कुछ नया नहीं है वो। ठीक, कुपोषण को और अनुवांशिक रोग पूर्व में भी रहे हैं साहब, सिकल सेल एनीमिया पूरा मिशन ही चल रहा है, यही तो क्वेश्चन था, आंसर था। इनमें से कौन सा शामिल है, कौन सा शामिल नहीं है 2023 वाले में। ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था ना, करंट अफेयर्स में पढ़ के गए होगी सिकल सेल एनीमिया, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं मिला तो क्या हुआ। कारण प्रभाव निदान कार्यक्रम, भारत सरकार इतना इंपॉर्टेंस दे रही है अपनी पॉलिसीज में, डेफिनेटली पूछेगी, आपको इंप्लीमेंट करना है वो। ठीक है, स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम, संक्रामक रोग क्या होते हैं, उनकी रोकथाम क्या है, ये सीधा मेंस का है। संचारी रोग क्या होते हैं, गैर संचारी रोग क्या होते हैं, उनकी रोकथाम तरीके क्या होते हैं, मेंस में पढ़ते हैं, वहां से एडवांटेज मिल जाता था।
कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल कौन से क्या कहलाते हैं, ठीक है। कैसे स्वास्थ्य इत्यादि वगैरह का ध्यान रखेंगे साथ ही, कैसे उस सिद्धांत को लागू करें, प्रिकॉशन बेटर देन क्योर, ठीक, वो सब चीजें हैं। सतत विकास की अवधारणा अलग से डिफाइन है, पहले भी आ गया ये शब्द, यहाँ भी आ गया सतत विकास। क्या आपसे पूर्व में सतत विकास यहाँ ऐसे शाब्दिक रूप से नहीं दिया था पिछले सिलेबस में, सतत विकास की अवधारणा एवं एसडी इस बार दिया है। क्या इसके पहले नहीं पूछा आपसे बर्टलैंड कमीशन 1986-87 वाला, पूछा था, अभी यूएन के तत्वाधान में बना हुआ है। पहले भी आपसे पूछा सतत विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कई बार आया क्वेश्चन। सतत विकास लक्ष्य क्या है, कितने हैं, कब अपनाए हैं, कब तक पूरे करने हैं। 2015 अपनाए, 17 लक्ष्य 2030 तक पूरे करने हैं। इसके पहले क्या था, बोले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, सब पूछा गया क्वेश्चन है। अब इस बार उन्होंने सिलेबस को और डिफाइन कर दिया। मेंस में हुआ करता था अलग से डिफाइन, ये उनने उठा के प्री में भी जोड़ दिया। मेंस में तो है ही है, प्री में भी जोड़ दिया। और नई भी अब मान लो मेंस में नए तरीके से दिया उन्होंने, पूछेंगे यही, पता है अपन को कहां से आने वाला है। इसमें फायदा आपको ये होगा कि अगर ये पहले से तैयार होगा तो अब प्री भी निकलेगा और मेंस भी निकलेगा। नहीं तो ज्यादातर केवल प्री उन लोगों का निकलता रहा है जो पुराने खिलाड़ी, और उनका और ज्यादा बार निकले, जितने ज्यादा बार वो मेंस देते हैं उतनी ज्यादा बार उनका प्री निकलता है। और फिर नए खिलाड़ी, नए बच्चे जो आते चले, वो कितने ही पढ़ के चले आए, मैक्सिमम की उनकी काउंटिंग ही नहीं होती उनके सामने। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो चीजों को मजबूरीवश जानबूझकर पढ़ के आ चुके हैं मुख्य परीक्षा की, कि वो उन क्वेश्चनों को बना लेंगे जिसके बारे में उन्होंने सुना भी नहीं होगा। बोले सर हमसे तो आईटी एक्टी वाला गलत हो गया, कब का है, 2000 का हम लगा ही नहीं पाए। अरे एक बार मेंस का सिलेबस तो देख लेते, आज से 4-5 साल पहले प्री में क्वेश्चन आया था नहीं, बच्चों ने कहा, बोले सर हमने तो सुना ही नहीं था। अरे एक बार मेंस का सिलेबस तो देखते, उसमें तो है पूरा पूरा दिया है, आईटी 2000 धारा 66 ए करंट अफेयर्स इत्यादि वगैरह, पहले भी आता रहा तुमको। शाब्दिक रूप से उन्होंने स्पष्ट किया, ये आपके साथ में न्याय किया है। पहले छुपा हुआ था, पूछ रहे थे आप क्या कर लेते, क्या कर लिए, उन्होंने कहा नहीं बेटा तुम्हारे साथ में न्याय है, इसे तुमको बता के पूछेंगे और बोलो, अब इससे ज्यादा और क्या करें। अच्छा है ये आपके लिए मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो सतत विकास की अवधारणा एलडीजी तैयार करेंगे। पहले ही था पारिस्थितिक कारक तंत्र, बायोडायवर्सिटी, प्रदूषण, ठीक, प्रदूषक तत्व इत्यादि वगैरह। अभी पूछा आपसे इनमें से कौन सा नॉन डिग्रेडेबल है, याद आया? अजैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण, ऐसे करके क्वेश्चन था ना अभी, प्री 2023 का था। कीटनाशक नहीं, पहले ही था, आते रहे। प्राकृतिक आपदाएं, भोपाल गैस त्रासदी, अन्य पूछ लेगा आपसे, यूक्रेन, चेरनोबिल, ऐसे है ना, 2013 सुनामी, 2004-5, है ना, यही सब चीजें। चलो, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, ये सब मेंस में आप पढ़ रहे थे, याद करो स्पेशली। अब उन्होंने उस चीज को क्या कहा, बेटा ये देख लेना तुम्हारा प्री भी निकलेगा और मेंस भी आधे से ज्यादा हद मान के चलो तैयार रहेगा। ये नए बच्चों के लिए एक लीड है, संकेत है, शुभ लक्षण है, मार्गदर्शन है, एक बेस्ट सिलेबस है। और अभी बात करें अपन केवल प्री की, मैं उसके लिए भी बता रहा हूं आपको, मेंस का भी अलग बताऊंगा। अभी प्री में ही इतना टाइम लग रहा है तो समझ जाओ मेंस की कहानी भी कितनी जाएगी। अभी अपन इस पर फोकस है, ये सेम ही है, दो चीजें गायब है, स्पोर्ट्स एंड पुरस्कार वगैरह। पर ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पूछेंगे, पूछ देंगे आप। पर यह था कि हाँ 10 क्वेश्चन आ रहे थे, 5-7 क्वेश्चन आ रहे थे स्पोर्ट्स के, तो बोले 1-2 क्वेश्चन आएंगे, पर आएंगे। पुरस्कार पर 1-2 क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं समझना कि आएगा ही नहीं। और ऐसा लग रहा तो देख लेना आप 2024 का पेपर, उसके बाद बात करिए। पुरस्कार और स्पोर्ट्स पर क्वेश्चन आएंगे, हालांकि सिलेबस से हटा दिया, पर उनकी क्वेश्चन की संख्या कम होगी, जनरलाइज वे में क्वेश्चन होंगे और आएंगे, ठीक है, गलतफहमी मत पाल लेना। समसामयिक घटनाएं तीनों, एमपी, इंडिया, वर्ल्ड, क्लियर है, कुछ भी चेंज नहीं, शाब्दिक चेंज है, भावार्थ उसका चेंज नहीं है, ठीक है। ये अच्छा है कि बोले आप तीनों पर बराबर बराबर आएंगे। पहले वेटेज क्या हो जा रहा था, बोले इंडिया का ज्यादा हो जा रहा था,
या कभी को एमपी का ज्यादा हो जा रहा था, इंडिया का कम और वर्ल्ड का और ही कम, या कभी को वर्ल्ड का ज्यादा हो गया। अब क्या है, इस यूनिट में से 10 क्वेश्चन आएंगे, अब बराबर बराबर आएंगे, यानी बराबर उतने ही क्वेश्चन इंटरनेशनल करंट पर, नेशनल पर उतने ही एमपी। ये नहीं बोले सर एमपी का करंट तो इतना ज्यादा पूछ लिया कि क्या बताएं, जबकि उसका कंटेंट ही नहीं मिलता पढ़ने के लिए। इंडिया कंटेंट बहुत मिलता पर उसको पूछा बहुत कम, पता नहीं क्यों। उनका बराबर बराबर पूछेंगे ये उसमें, और जबकि इसके पहले से ही वो ऐसा करते रहे, तो पुरानी चीज कि आपसे नहीं पूछा भी करंट अफेयर्स को लेकर के, डेफिनेटली पूछेगा क्वेश्चन। व्यक्तियों के नाम से पूछे गए पुरस्कार सम्मान, किसको कौन सा सम्मान मिला है साहब जी, किसको पद्म विभूषण सम्मान दिया गया अभी हाल ही में निधन हुआ, ऐसा ऐसे कुछ क्वेश्चन था ना। ठीक है, 6 लोगों को दिया, 6 में से 4 नाम कॉमन दिए थे उनने, 3 नाम। बोले साहब स्पेशली पूछ ले, बोले साहब जी मेडिसिन का किसको मिला है, इंजीनियरिंग वाला किसको मिला, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था वो, महालानो बेस करके, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा क्वेश्चन वो, है ना, देख लेना। था वो बताने का आशय है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ई कॉमर्स गायब कर दिया, बोले बी टू बी, बी टू सी में बहुत सारे बी टू गायब हो रहे थे अपने, उन्होंने गायब ही कर दिया। क्लियर है, क्योंकि वो बहुत आसान हो गया था, बहुत छोटा पड़ रहा था वो। बोले बना ही लेंगे, तो पूछो ना पूछो वो तो सभी लगभग बना ही लेंगे। और घोर हुआ तो बोले साहब फ्लिपकार्ट अलीबाबा काय का एग्जाम्पल है, बोले सी का भी एग्जाम्पल और डी का भी है। बोले छोड़ ही दो झंझट ये वाली, एक काम करो, हमसे ज्यादा बच्चे चलाना जानते हैं बी टू बी और बी टू सी, ठीक है, हटा दिया उन्होंने ई कॉमर्स वगैरह, बाकी चीजें लगभग। ये नई लाइन आपको बोल दिया कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, पहले ही पूछते रहे, सब कुछ आ गया कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान में। जिसको आप विशेष भूत समझ रहे हो वो कहेंगे हम इसको आधार वाला भूत समझते हैं, अब क्या कर लोगे, भूत बना देगा वो, सब कुछ आ गया। 4 साल की अपनी कंप्यूटर वाली बी आ गई उसमें, उसके बाद भी ना बने पता चला क्वेश्चन कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान के नाम पे। ये सामान्य ज्ञान वो बला है कि परिभाषा स्पष्ट नहीं, सामान्य की रेंज क्या है और विशिष्ट की रेंज क्या है। विशिष्ट वाले क्वेश्चन सामान्य में आने लगते हैं। आज से 10 साल पहले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के वे सब्जेक्ट वे क्वेश्चन जो विशिष्ट ज्ञान के अंतर्गत आते थे, विशिष्ट स्पेशल सब्जेक्ट के अंतर्गत आते थे, अब वो जीएस में आते हैं। पुराने लोगों का जो विशिष्ट ज्ञान होता है नई जनरेशन के लिए सामान्य ज्ञान होता है। इतनी जबरदस्त परिभाषा है। ठीक है, बोले सर ये कहीं मिलता नहीं था, हमने तब तैयार किया था ढूंढ ढूंढ छान जाके। बोले अब तो सर ऐसे ही पढ़ लेता हूँ, तो बिगनर फ्रेशर पढ़ लेते हैं। यही वजह है कि सबसे ज्यादा दिक्कत जो पुराने वाले हैं उनको भी जाती है। बोले पहले आराम से निकल जाता सर प्री हमारा, अब पता नहीं प्री अटक जा रहा है। पहले तो मेन सब क्वालिफाई कर लेते थे, सेलेक्ट हो चुके हैं, प्री अटक जा रहा है। वजह अब निकलो उस दायरे से, तुम में भी कुछ नया, जो तुम्हारा विशिष्ट ज्ञान जिसको समझ रहे हो उसको उन्होंने सामान्य बना दिया है। समय ने, आयोग ने, बाजार ने, संसाधनों ने, तकनीक ने, इन सब चीजों को सोचने समझने एनालाइज करने का सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है। इसको ही बोलते हैं परिवर्तनवादी, इसको ये बोलते हैं साहब जी विचारशील। यदि वो नहीं है आप परंपरावादी हैं तो नष्ट हो जाओगे, टूट जाओगे। परिवर्तन ही संसार का नियम है। मैक्सिमम लोग क्या चाहते हैं, बोले अपरिवर्तनवादी। कौन सा सिलेबस होना चाहिए, अपरिवर्तनवादी। ये अच्छा है आपके लिए, उस एंगल पर देखो। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ कि साहब जी गैर जरूरी चीज को शहद लगा के चाटने कह रहा हूँ। जो काम का है, जो वाकई में वही बता रहा हूँ मैं। ये तो कई बार लगे बोले सर पक्ष लेते हैं, सकारात्मकता का पक्ष ले रहे हैं, आपके आगे बढ़ने के मार्ग का पक्ष ले रहे हैं, आपके उज्जवल भविष्य का पक्ष ले रहे हैं, और किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। ठीक है, ढोना तो आपको पड़ेगा ही, यदि इस फील्ड में रहना है तो ढोना तो आपको पड़ेगा ही। अब रो के ढो चाहे, कई लोग कहेंगे अरे हम नहीं ढोएंगे, हम तो छोड़ देंगे, अब तो हम अलग हो जाएंगे। ये पीएससी है बाबूजी, यहाँ आदमी तब तक देता है जब तक ओवर एज ना हो जाए या सेलेक्ट ना हो जाए, और उसको देना चाहिए। यही तार्किक है, यही उचित भी है। तो
जो आवेश में आके जिनको लगता है कि अब हम छोड़ देंगे, अब हम नहीं देंगे, ये लास्ट अटेम्प्ट और ये बस अंतिम है, ऐसा कुछ भी अंतिम नहीं है। टू बी वेरी प्रैक्टिकल। ठीक है, चलिए। क्योंकि जिसने इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत, इतने वर्षों अपने उसमें लगाए होंगे, उतनी आसानी से जाने नहीं देगा। बोले ऐसा ऐसा हो जाए, ये हो नहीं सकता और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, ये तो वो फील्ड वाली बात है। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर की, ये तो बिल्कुल ही पूरा मान के चलो कि शाब्दिक रूप से नया है, पर इस पर क्वेश्चन आते रहे। अब आपको और डिफाइन कर दिया, फॉर एग्जाम्पल एक एक करके देखिए। हेडिंग क्या है? जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य। क्या आपसे नहीं पूछ रहे कि बोले नोहरा डोरा बताओ, बोले तो डोरा ही हो गया। बोला बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य बताओ, नहीं पूछा मौनी नृत्य, मौनिया। उन्होंने डिफाइन कर दिया, बेटा हम ये पूछेंगे तुम पढ़ के आना, नहीं तो बोलो सर हम इतना सारा पढ़ के गए थे, जिस गाइड से 50 नृत्य डांस वांस करके गए थे और पढ़ के गए थे, 50 नहीं आए, 51वें नंबर का आपने पूछ दिया मौनिया। ने कहा भैया हम ये पूछेंगे ही, अब तुम जानो। गुणवत्ता परक कंटेंट पढ़ो, चीजों को तैयार करो, करंट अफेयर। और हमने बताया था जब पेपर सॉल्व कराया था, कि देखो पेपर कहाँ से आया, किस टाइप से आया, किन किन चीजों से आया, करंट अफेयर से आया। साफ उसका सीधा सीधा जो सार था वो ये था कि बहुत करंट अफेयर्स के साथ में अपडेटेड पेपर आया है 2023 का। यही मैंने समझाया था, मैंने उसके एविडेंस भी दिए थे कि देखो ये यहाँ पर चर्चा, ये यहाँ पर चर्चा, यहाँ पर चर्चा। बोले अलग कमेटी पूछ दिया था। अरे निधन हुआ उनका, पूछेंगे नहीं तो क्या करेंगे? तुम नहीं पढ़ के जा रहे हो, तुम्हारी गलती है। यही वजह है कि जो जो यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं या करते रहे, पूर्व में मेंस वगैरह देते रहे, उन लोग आराम से निकल रहे थे। आपने चुना था कि नहीं यूपीएससी नहीं जाना, एमपीपीएससी में जाना, उसने वो राह मोड़ दी, वो नया रास्ता बना दिया। जब तुम दोनों को एक ही रास्ते से जाना पड़ेगा। अब करो सरवाइव और साबित करो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उत्तर जीविता का सिद्धांत, जो बचेगा वही, है ना। विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। मध्य प्रदेश में जनजातियों को भौगोलिक विस्तार, जनजाति संबंधित संवैधानिक प्रावधान आते रहे, कोई नई चीज नहीं है। प्रमुख जनजातियां आती रही, विशेष पिछड़ी, बोले भारिया, बैगा, सहरिया इत्यादि वगैरह आती रहे साथ ही। ठीक है, गोमंतु जातियां, ये थोड़ी सा, बोले आपसे दिवस ही पूछ दिया था पिछली बार, याद आया? जनजातियों के कल्याण के लिए योजना है, पूछा है आपसे, बोले 31 अगस्त कौन सा दिवस? ऐसे ही था ना क्वेश्चन प्री 22 का, क्वेश्चन था उस पर। मध्य प्रदेश की जनजाति की संस्कृति, परंपरा, विशिष्ट कलाएं, पूछा तो आपसे नौहरा डोरा, विशिष्ट कलाएं। त्योहार पूछा आपसे, ठीक, उत्सव पूछा, भाषा पूछा, बोले साहब जी लोहा सुर किसके क्या देव हैं, पूछा है साहब जी आपसे। सहरिया जनजाति इत्यादि वगैरह सब पूछा है आपसे। ठीक है, भाषा, बोली, साहित्य, बोले ये नया है। अरे मेंस में पहले ही से था, ये आपको उनने इंस्ट्रक्शन दिया है या आपको मजबूर किया है कि बेटा अब तुम्हें मेंस साथ में तैयार करना पड़ेगा, पूरा ना सही तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर तुम डिप्रेस होकर हमारे ऊपर आरोप लगाते हो कि किसके कारण नहीं निकल रहा। क्लियर है? ये वो चीज है। मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति, परंपरा, बोलियां हो गई। जनजातियों का भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान आता रहता है, चाहे गंजन सिंह कोरकू जी हो साहब, सभी लोगों के बारे में, है ना। प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, अब भी क्वेश्चन आया था, बोले बताइए ये जो जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इन्हें कौन से वाले आंदोलन में भाग लिया था? ऐसे तो था 1857 था, 1942 था, 1939 था, ऐसा कुछ था क्वेश्चन। वो आता रहा है, कोई नई चीज नहीं, आपको जरूरत हुआ नहीं बनाओ। टू बी वेरी प्रैक्टिकल, बहुत जेन्युइन बात करिए, जमीन पर, धरातल पर, वास्तविकता के धरातल पर खड़ा होकर के बात करिए, चीजों को देखिए। यूं ही इधर उधर की बातों, अफवाहों में मत आ जाइए और मन से भ्रांति मत पाल लीजिए कि भूत के पांव पीछे और दौड़ मार दिए। टू बी वेरी प्रैक्टिकल, लॉजिकल रहे। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति, लोक साहित्य, क्या नया है भैया? पूछते ही रहे आपसे। ठीक है, कि बोले साहब जी उन्होंने प्राणार्पण इत्यादि वगैरह जो अपना साहित्य है किसको समर्पित किया? इतने में तो अटक गए थे बड़े शंकर विद्यार्थी। नहीं पूछा क्या लोक साहित्य, लोक संस्कृति वगैरह? आता रहा है क्वेश्चन, अभी 23 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश जनजाति संबंधित प्रमुख संस्थान कौन से हैं, संग्रहालय कौन से हैं, प्रकाशन कौन से हैं? कुछ कह सकते, बोले नहीं ये प्रकाशन वर्ड नहीं था सर पहले,
ठीक है, पहले भी आता रहता, अब हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब हुई है, कहाँ क्या है, कौन सी क्या फेलोशिप वगैरह दी जाती है, आता रहा है। तो शाब्दिक रूप से कुछ नया है, ये बात सही है। भावार्थ या सारगर्भित रूप से जो पूर्व में आता रहा है, लगभग लगभग वही पूछा जाएगा, थोड़ी सी डेप्थ और बढ़ा दी है। तो इसको लेकर के जबरदस्ती टेरर क्रिएट करने की दिमाग में जरूरत नहीं है, नेगेटिवली उसको देखने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिवली देखिए। आपको देखना पड़ेगा अगर आपको इस फील्ड में रहना है तो। क्यों? क्योंकि बिल्कुल मान के चलो आग का दरिया और तैर के जाना है, और जाना भी चाहते और नहीं भी जाना चाहते वालों को धक्का मार दिया जाता है, वो कहीं के नहीं रह जाते। उस स्थिति में मत जाना, सीधी बात, जाना है, जा रहे हैं, जैसा भी होगा देखा जाएगा, हम तो बढ़ेंगे आगे साथ में, ठीक है। और आपके लिए कई एस्पेक्ट मैंने ऐसे बताए कि अब आपको सिलेबस फ्रेंडली लगने लगेगा, उतना भयावह नहीं लगेगा जितना लग रहा था। और तीसरा उसका हेड ऑन एस्पेक्ट, एग्जामिनर आपकी हेल्प के लिए लाया है, आपको एक लेवल पर कंपटीशन देने के लिए लाया है, प्री कम मेंस की अप्रोच पर लाया है, गुणवत्ता परक ज्ञान के स्तर पर लाया है, डिफाइन कर दिया उन चीजों को, साहब जी इस लेवल पे तैयार करो, इन चीजों को तैयार करो, हम यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। ये है सारी बातों का लंबो लुआब। प्रीलिम्स के सिलेबस का, मुख्य परीक्षा के सिलेबस पर बाद में बात कर लेंगे अपन, ठीक है। इतने में कोई चीज है, डाउट है, कुछ पूछना है कि बिल्कुल ही ऐसे अपन बिल्कुल उदास से हैं, ठीक। आपके साहस को ललकारा जाता है यार, एग्जामिनर आपके साहस को ललकार रहा है, समय काल परिस्थितियां आपके साहस को ललकार रही हैं। अपने साहस का काम लीजिए, अपने साहस से काम लीजिए, हड़बड़ाइए नहीं, डरिए मत, घबराइए मत। यहाँ पर भी आपके साहस को ललकारा गया है, उसको चुनौती के रूप में लीजिए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए, और वैसी सोच बनाइए, कायरतापूर्ण सोच नहीं बनाई कैसे होगा, कैसे पढ़ेंगे, अरे हम करेंगे, हम ही करेंगे, करके रहेंगे, ऐसी सोच बनाइए, साहस, और अपने जीवन में उतारिए, अपने रोजाना के कार्य में उतारिए, उस पर सोचिए, चिंतन करिए, मनन करिए। नहीं तो फिर वो पूछेगा एमपीपीएससी मेंस 2022 पेपर नंबर 6 में, निबंध में से एक टॉपिक देगा, साहस बिन जीना भी क्या जीना, बोले फिर वही खर्रा टाइप का लिख के आओगे, क्योंकि जब लाइफ में जिया नहीं, सीखा नहीं, समझा नहीं, उससे कुछ एनालाइज नहीं किया, उस पर सोचा नहीं, तो क्या लिखोगे। बोले सर सीधे सीधे फ्लैट वाले आंसर पे, या फ्लैट वाला जो विषय था हम उस पर निबंध लिख के आए। जब इस तरह की चीजों में पड़े होते, मुसीबतों में संघर्ष करके सोचा विचारा मंथन किया होता, रोए होते, अपने आंसू पहुंचे होते, बिखरे होते, खुद को समेटे होते, तब ना जीवन की वास्तविकता और धरातल को जानते कि ये कितना कठोर होता है, तब ना उससे एक मजबूत पर्सनैलिटी निकलती। उस चीज के लिए क्या चाहिए? साहस। पुनः अब आपको उसकी जरूरत है, सदैव आपको उसकी जरूरत है। एक बहुत ही अच्छा सिलेबस है, शानदार सिलेबस है, न्याय संगत सिलेबस है, सस्टेनेबल सिलेबस है, प्री कम मेंस की अप्रोच पर सिलेबस है, मेहनती विद्यार्थियों को इससे लाभ मिलेगा। अच्छा कंटेंट आपको क्वालिटेटिव पढ़ना पड़ेगा, चुटका टाइप की चीजों से काम नहीं बनेगा, स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक्स पढ़नी पड़ेंगी अब आपको इसके लिए, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी अब आपको इसके लिए, आप इस बात को तैयार रहें। जब ये संपूर्णता के साथ में आप उसमें टाइम डालेंगे, करेंगे, अच्छी जगह आप मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, चीजों को समझेंगे, उसके एस्पेक्ट को समझेंगे, अभ्यास करेंगे, निश्चित रूप से आपका प्री भी निकलेगा। और मान के चलो जिसने ही इसको कर लिया तैयार, मेरा मानना ये है उसका 60% मेंस तैयार हो गया, 60% मेंस इन हैंड है उसके हाथ में, जिसका ये पूरा सिलेबस केवल प्री का तैयार है, 60% तैयार है, सिर्फ और सिर्फ 40% सेक्शन बचेगा, आपके ऊपर बाद में बर्डन कम पड़ेगा। ये अच्छी चीज है आपके लिए, हितकर है,
क्योंकि प्री के बाद में फिर आपको समय कम मिलता है, फिर वही शिकायत और फिर वही कबाड़ टाइप के आंसर लिख के आते हैं अपन, ऐसे जिनकी खुद के लिखे हुए आंसर खुद ही से ना पढ़े जाए, मजबूरन एग्जाम में पढ़ पढ़ के जांचता है। बोले साहब जब इस लेवल पर तैयार करोगे, अच्छा पढ़ोगे, अच्छा चिंतन, अच्छा सोचोगे, अच्छा पेपर बनाओगे, अच्छी आंसर राइटिंग करोगे, अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा, काबिल अधिकारी निकलेंगे, मिल पाएंगे। उस दिशा में बनाया गया ये सिलेबस है। तो उस चीज को लेकर बिल्कुल कोई हाइक में ना आ जाए चीजों पर, ठीक है। नेगेटिव चश्मे से ना देखें, यदि है तो चश्मा उतार के फेंक दें वो वाला। चीजों को कभी भी बिल्कुल रचनात्मक और सकारात्मक तरीके से देखिए, ठीक है। और ये ह्यूमन बिहेवियर होता है, ये ह्यूमन बॉडी की विशेषता है, ह्यूमन नेचर की विशेषता है कि जब उसको जितनी सहूलियतें दी जाती हैं वो उतनी जल्दी थक जाता है, उतनी जल्दी कमजोर हो जाता है, और जब उसको जितनी अधिक चुनौती दी जाती है उतनी संघर्षशील हो जाता है। ये वही बात है कि अभी आपको खाना खाए हुए बहुत समय हो गया है, आराम की हुए बहुत समय हो गया, कई घंटे गुजर हो चुके हैं, अब लग रहा है बस घर जाके बस आराम ही करेंगे, बिल्कुल थक के टूटा जा रहा है शरीर, और बोले बुखार उखार सब लग रहा है सर, फीवर वीवर सब आ गया, बोले अब तो बिल्कुल आराम करेंगे। लेकिन उसी समय कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, कोई मजबूरी, कोई परेशानी, कोई ऐसा टास्क आ जाए जो आपके शरीर और मन के तार को झंझना दे, बोले अब तो साहब अगले एक दिन तक, एक रात तक आराम करने नहीं मिलेगा, खाना भी नहीं मिलेगा, एनी हाउ तुमको सर्वाइव करना है, तो तुरंत शरीर के अंदर जो एक हिडन ऊर्जा होती है वो जागृत हो जाती है, रिचार्ज कर देती है बॉडी, फीवर वीवर गायब हो जाता है, थकान वकान भी गायब हो जाती है, भूख भूख प्यास आती है काफी देर के लिए गायब हो जाती है, आप संघर्षशील हो जाते हैं, आप अपने आप को जैसा बनाते हैं, जैसी परिस्थितियों में ढलते हैं आप फिर वैसा हो जाते हैं, और फिर वहां पर साबित होता है बचेगा वही जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत पर खरा उतरेगा। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम कुछ और नहीं है, यही है, यह उसकी अनिवार्यता भी है, यह उसकी विशेषता भी है, यह उसका मूलभूत सार भी है, तथ्य भी है। आपको इस दुनिया के रंगमंच पर अपनी योग्यताओं को सबके सामने साबित करना ही होगा, तभी आप उठा पाएंगे, प्री में भी, मेंस में भी, और इंटरव्यू बोर्ड के पैनल के सामने भी। प्लस जब यहाँ कर लोगे तो अंततः दुनिया के सामने भी मैक्सिमम चीजें साबित हो ही जाती हैं। पुनः आपको साहस, आत्मविश्वास, अच्छे मार्गदर्शन, अच्छी सोच, रचनात्मकता, सकारात्मकता, सद्बुद्धि, बुद्धि, विवेक की आवश्यकता है। क्लियर है? उसकी शरण में जाएं, अथक प्रयास करें, आराम से चिंतन मनन कर लें, ज्यादा टाइम भी नहीं दिया है आपको, 28 अप्रैल पता ही नहीं चलेगी कब आ जाएगी, और 28 अप्रैल को इस पर फोकस होने वाला है। और ये अच्छा हुआ है मेहनती विद्यार्थियों के लिए, और अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है वो तो गए किनारे, अब तो हो गया है। अगर 28 अप्रैल को मिलना है तो तैयारी के साथ मिलना पड़ेगा, ये दुनिया का संसार का बोझ तो अब तुम्हें उठाना पड़ेगा, अब चाहे तुम रो के उठा लो, चाहे हंस के उठा लो, अगर इस दिशा में आगे बढ़ना है तो, ठीक है। हर ही एंगल पर वह यही साबित होता है कि साहब अब आपको उस दिशा में ही चलना है, ठीक है। तो जब जीना ही है तो मुस्कुरा के जियो वाली बात है। मामला क्लियर है? तो ये था मेरे तरफ से कुछ एनालाइट, उसका कुछ विश्लेषण था। मैं कुछ इस एंगल पर इस चीजों को देखूंगा और आपसे अपेक्षा करूंगा कि इस तरीके से आप भी एक बार विचार करके देख लें। कुछ भी नया नहीं है, मैक्सिमम चीजें वही पुरानी है, स्पेशली डिफाइन बस है और कुछ नहीं, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।